ओके तो बच्चों आज हम चैप्टर 3 का एमसीक्यू सेकंड पार्ट एग्जाम्पलर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सेकंड एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 3.7 में वो जो क्वेश्चन है किरचॉफ जंक्शन रूल इज रिफ्लेक्शन ऑफ। ठीक है, अब जंक्शन रूल क्या है ये सबको पता होना चाहिए। तो जंक्शन रूल है अपना बहुत सिंपल कि जितनी करंट किसी जंक्शन पे आती है उतनी करंट वहां से पास ऑन हो जाती है। Means there is no accumulation of the charge at the junction और इसको हम बोलते हैं जंक्शन। ठीक है, दिस इज जंक्शन। सो फर्स्ट देखो पढ़ो द कंजर्वेशन ऑफ करंट डेंसिटी वेक्टर। ओके, सो कंजर्वेशन ऑफ करंट डेंसिटी वेक्टर, तो वो तो एक वेक्टर है, तो वेक्टरली यहाँ पे ये इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो ये तो हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। ओके देन सेकंड देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये बिल्कुल सही है। देखो जितना चार्ज आता है जंक्शन पे उतना चार्ज यहाँ से निकल जाता है। सो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब ये मल्टीपल चॉइस है बच्चों, मोर देन वन कैन बी करेक्ट। ओके देन नेक्स्ट पढ़ो ऑप्शन सी, द फैक्ट दैट द मोमेंटम with which a charged particle approaches a junction is unchanged as the charged particle leave the junction। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, द फैक्ट दैट द मोमेंटम विद विच ए चार्ज पार्टिकल अप्रोच जंक्शन इज अनचेंज एज द चार्ज पार्टिकल लीव। तो जंक्शन में यहाँ पे जो मोमेंटम है, अगर मोमेंटम बोला कि जितना मोमेंटम पहले होता है जंक्शन से आने से पहले उतना जंक्शन से निकलने के बाद भी होता है, तो ये भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी ये वेक्टर को मतलब मोमेंटम क्या होता है, एक वेक्टर होता है, तो वेक्टर लॉ को ये फॉलो नहीं करता है, तो इसलिए अपना ये ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे रॉन्ग होगा। फिर डी ऑप्शन क्या होगा, द फैक्ट दैट देयर इज नो अक्यूमुलेशन, मतलब यहाँ पे चार्जेस इकट्ठा नहीं होंगे, कहाँ पे, जंक्शन पे, तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मतलब यहाँ पे चार्जेस अक्यूमुलेशन नहीं होंगे ऑफ चार्जेस एट द जंक्शन, तो बिल्कुल ये भी अपना सही है। तो राइट आंसर इज बी एंड डी। ओके ओके बच्चों, अब क्वेश्चन 3.8 रीड करते हैं हम लोग। काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। कंसिडर ए सिंपल सर्किट शोन इन द फिगर, तो ये फिगर है 3.2, स्टैंड्स फॉर ए वेरिएबल रेसिस्टेंस आर डैश। तो जो आर डैश ये एक वेरिएबल रेसिस्टेंस है। ठीक है, ये गिवन है अपने को। आर डैश कैन वेरी फ्रॉम आर नोट टू इंफिनिटी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो आर नोट है, जो आर डैश है बेसिकली मींस आर डैश जो है वो वेरी कर सकता है आर नोट टू इंफिनिटी। आर यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस है। ठीक है, ये वाला इंटरनल रेसिस्टेंस है आर, और जो रिलेशन है बिटवीन स्मॉल आर कैपिटल आर और आर डैश की जो लीस्ट वैल्यू आर नोट में, तो वो ये रिलेशन है। कहने का सेंस बच्चों ये हो गया कि जो वेरिएबल रेसिस्टेंस है जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू आर नोट है, तो ये बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, ये जो रेसिस्टेंस है वेरिएबल रेसिस्टेंस, ये बहुत ज्यादा है। अब जो ऑप्शंस हैं वो देखो। फर्स्ट है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी इज नियरली कांस्टेंट, तो बोल रहा है कि भैया कांस्टेंट है एज आर डैश इज वेरी, तो आर डैश को आप वेरी कर लो, फिर भी ए और बी के अक्रॉस जो रेसिस्टेंस है दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। तो पहले तो अगर हम ए बी के अक्रॉस रिजल्टेंट वो निकाले रेसिस्टेंस, तो देखो दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में हम जानते हैं क्या होता है, ये बनेगा आर आर डैश होल डिवाइडेड बाय आर प्लस आर डैश। दिस इज द बैटरी internal resistance
ठीक है, ऐसे कुछ और ये आपका करंट जाएगा ऐसे। तो देखो ये जो आर डैश है ये बहुत बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे अगर हम देखें आर प्लस आर डैश को, और बच्चों इसको इसमें से अगर हम आर डैश कॉमन भी लेते हैं बाहर, तो ये बनेगा देखो आर अपॉन आर डैश प्लस 1। अब जब हमको पता है कि ये जो नंबर है ये आर डैश इस आर से बहुत बड़ा है, इसका मतलब दिस इज टेंडिंग टू बी जीरो, मतलब जीरो की तरफ ऑलमोस्ट जीरो होगा, तो हम ये कह सकते हैं 0 प्लस 1 1 और 1 इंटू आर डैश मीन्स आर डैश। तो कहने का सेंस ये हुआ बच्चों दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आर डैश, ये आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो देखो अगर मैं यहाँ पे करंट निकालूं इस सर्किट के अंदर, तो करंट क्या होगा, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब ये वाला और ये स्मॉल आर किस में है, सीरीज में, तो एज इट इज ऐड हो जाएंगे। तो सॉरी आर प्लस आर डैश प्लस स्मॉल आर, ये यहाँ पे क्या आ गई है, करंट आ गई। अच्छा करंट आपके पास आ गई है, अब इसने पूछा है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी। आपको जब करंट मिल गया तो हम पहले तो फर्स्ट ऑप्शन को देख रहे हैं बच्चों, ट्राई कर रहे हैं ना। तो वी ए बी क्या हो जाएगा इसमें, आई इंटू जो इसका रेसिस्टेंस है, और रेसिस्टेंस क्या है ये है। ठीक है हम स्टेप उड़ा नहीं रहे हैं, इसको मैं बहुत शॉर्ट में भी कर सकता था लेकिन फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए मैं पूरी चीजें यहाँ पे वापस से लिख रहा हूँ। तो आर आर डैश प्लस डिवाइडेड बाय आर प्लस आर डैश स्मॉल आर, ओके, मल्टीप्लाइड विद आर आर डैश अब बच्चों यहाँ पे देखो आप, ये जो टर्म है मीन्स यहाँ पे ये तो है, ये तो आर डैश बन जाएगा, तो v डिवाइडेड बाय आर आर डैश अपॉन आर डैश प्लस स्मॉल आर और आर आर डैश अपॉन आर डैश। तो देखो आर डैश से ये आर डैश कैंसिल हो जाएगा, इस आर डैश से ये आर डैश कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जो वी ए बी हमको मिलेगा दैट विल बी वी आर अपॉन दिस। अब आप देखो इस वाले केस में आर डैश को आप चेंज करोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वी ए बी में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें बोल रहा है कि ये कांस्टेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट। अब ये बोल रहा है करंट थ्रू आर डैश इज नियरली कांस्टेंट। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखो ए बी के अक्रॉस आपको पोटेंशियल ड्रॉप मिल चुका है वी ए बी, ठीक है। तो भाई ये वी ए बी इस आर डैश के अक्रॉस भी तो होगा, तो यहां से हम करंट निकाल सकते हैं। देखो करंट इन आर डैश, तो वो हो जाएगा ऐसे, देखो वी ए बी आई डैश मतलब आर डैश में जो करंट है इसलिए उसको आई डैश बोल दिया हमने, आर डैश। तो चेक कर लेते हैं भाई, तो वी ए बी डिवाइडेड बाई आर डैश, तो वी ए बी क्या अपना ये है आर प्लस स्मॉल आर होल डिवाइडेड बाई आर डैश। अब पढ़ो आप सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है द करंट थ्रू आर डैश इज नियरली कांस्टेंट एज आर डैश इज वेरीड। तो भैया कांस्टेंट कहाँ है, देखो यहाँ पे तो आर डैश है, ये वेरी करोगे तो आई डैश भी वेरी होगा, इसीलिए ये ऑप्शन बच्चों ये ऑप्शन रॉन्ग होगा, ठीक है। अब सी देखो द करंट आई डिपेंड्स सेंसिटिवली ऑन आर डैश, करंट मतलब ये वाली करंट की बात कर रहे हैं,
अब बच्चों ये वाली करंट देखो, ये रही, तो देख लेते हैं। I इज इक्वल टू वी। देखो अब हमने क्या बोला था कि r प्लस आर डैश को आप क्या लिख सकते हो, आर डैश लिख सकते हो। तो आर डैश डिवाइडेड बाई आर डैश, तो भैया आर से आर तो कैंसिल हो गया, ये तो v अपॉन आर प्लस स्मॉल आर आ गया। मतलब ये तो डिपेंड ही नहीं कर रहा आर डैश पे, ठीक है, आर डैश पे करंट, तो ये अपना रॉन्ग होगा, ठीक है। अब हम आते हैं करंट पे, कि करंट की मैक्सिमम या जो रिलेशन है। तो देखो बच्चों, अगर मैं कंप्लीट फॉर्मूला लिखता हूं, तो ये है v होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, इसको देखो, I इज इक्वल टू v अपॉन, ऐसे लिख लो इसको, स्मॉल r प्लस आर आर डैश अपॉन। अब बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से आप देखो, इसमें बताए प्रॉब्लम क्या हुई इस क्वेश्चन के अंदर। अगर ये नहीं आता ये वाला साइन, तो हमको इतना बोदर करने की जरूरत नहीं थी, बट ये साइन जब आ गया तो थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है। देखो, कभी भी हम जब पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये जो नंबर आएगा, ये दैट इज गोइंग टू लेस देन आर। इसको आप कैसे समझ सकते हो, ये देखो आप यहाँ पे, ये नंबर ऊपर आर डैश है, नीचे आर प्लस आर डैश, तो ये नंबर लेस देन वन होगा कुछ, ठीक है, लेस देन वन कुछ होगा। मतलब उस वाले केस में देखो इंफिनिटी के अप्रोक्सीमेट है, तब तो ये सिंपली ये ही हो जाएगा। लेकिन उससे जब नीचे कभी होगा ये आर डैश की वैल्यू, तो आप इसको ये समझो कि ये लेस देन है, तो मतलब समझो इस आर से कुछ कम होगा, ठीक है, आर से ये कुछ कम होगा। अगर ये कुछ कम होगा बच्चों, लेस देन आर अगर ये टर्म होगी, तो इन दैट केस दिस विल बी ग्रेटर। मतलब इस वाले आर, ये जो टर्म है अपना, ये मीन्स आई इज इक्वल टू वी अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, इसके इससे भी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी, तो द राइट आंसर विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल, ठीक है, इट विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल, ठीक है। और ये जो मैंने रेड कलर में लिखा है, दिस टर्म इज लेस देन वन, तो कुछ भी ले सकते हो आप, 1/2 ले लो चलो, तो ये फिर इस वाले केस में आई क्या हो जाएगा, v अपॉन आर प्लस r/2। तो भाई ये कम हुआ r यहाँ पे, तो आई तो बढ़ेगा ही ना, ठीक है। तो उस वाले केस में हमारा इसमें जो राइट आंसर होगा वो डी बी हो। तो इसका अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये ए और डी will be the right answer, okay, a and b will be the right answer। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है, ऑफ सेमीकंडक्टर insulator and metal is significantly based on the following factors, ठीक है। तो टेम्परेचर पे जो रेसिस्टिविटी का जो वेरिएशन है, मतलब ये जो हम लिखते हैं ना 1+α डेल्टा, तो एक्सप्लेनेशन में इसका बेस क्या होता है कि आप कैसे इसको बता सकते हो, तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा इसका एलिमेंट्री फॉर्मूला पे, तो वो होता है ये Ne²। अब देखो पहला जो है कि कैसे आप एक्सप्लेन करोगे क्या क्या डिपेंडेंसी इसकी होती है। तो फर्स्ट देखो इसमें, द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, इसको स्मॉल एन की बात कर रहा है, कैन चेंज विद टेम्परेचर,
बिल्कुल सेमीकंडक्टर के साथ ये होता है, ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। तो ये आंसर, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बेसिस पे भी हम एक्सप्लेन करते हैं। सेकंड देखो, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन कैन डिपेंड्स ऑन टो। यस, दैट इज टो। तो टो पे भी डिपेंड करता है, टो में अगर वेरिएशन होगा तो रो में रेसिस्टिविटी में वेरिएशन होगा, तो ये भी बिल्कुल डिपेंड करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो फ्रिक्वेंट कोलिजन होगा, टो डिक्रीज होगा, रो इंक्रीज होगा कंडक्टर में जो होता है। ऑप्शन सी हम देखें तो लेंथ ऑफ मटेरियल कैन बी अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। नो भाई, यहाँ पे एक्सपेंशन हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं करता, तो दैट इज नॉट। एंड मास ऑफ कैरियर, तो ये भी यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज ए एंड बी ओनली। देखो बच्चों, क्वेश्चन 3.4 को अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या है, द मेजरमेंट ऑफ अननोन रेसिस्टेंस आर कैरिड आउट यूजिंग द व्हीट स्टोन ब्रिज से हम जो निकालते हैं। और अपने क्वेश्चन फिगर देखना है एनसीईआरटी का 3.25। अब इसमें क्या है, टू स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट है, परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट इन टू वेज। तो फर्स्ट स्टूडेंट ने क्या किया, R2 को 10 लिया है, R1 को 5 लिया है, ठीक है। एंड द अदर स्टूडेंट टेक्स R2 को उसने 1000 ओम ले लिया है, R1 को 500 ओम ले लिया है। इन द स्टैंडर्ड आर्म बोथ टेक R3 इज 5 ओम, ठीक है। एंड बोथ फाइंड R, जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको इस फॉर्मूला से कैलकुलेट। ओके, तो बच्चों ये मैंने डायग्राम भी बना दिया है जो एनसीईआरटी की बुक्स में था। तो आप देख सकते हो R1 और R2 आपको गिवन है, ये R1 जो है और ये R2 है। तो दोनों बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने R1 और R2 की वैल्यू अलग अलग ली है, लेकिन R3 जो स्टैंडर्ड है वो तो सेम ही है दोनों के लिए, दैट इज 5 ओम, ये फिक्स है। अच्छा, और जो फॉर्मूला निकाला है वो है ये वाला, R इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 होल मल्टीप्लाइड विद 3, और ये आता है अपने 10 आता है, ठीक है बच्चों। मतलब ये जो वैल्यू आती है ना अननोन की, ये आती है 10 ओम के आस। ये अब एक ने लिया है R1 को 10 ओम, ठीक है, सॉरी R1 को लिया है 5, ठीक है, R2 को लिया है 10 ओम। और जो दूसरे वाला स्टूडेंट है उसने इसको 500 लिया है और इसको लिया है 1000, बस ये डिफरेंस है, रिजल्ट दोनों का सेम आ रहा है। तो अपने को देखना है कि क्या है एक्यूरेसी का, क्या है यहाँ पे, कैसे तरीके से देखेंगे वो सब चीज। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो देखो आप, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है, द एरर ऑफ मेजरमेंट ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर द सेम। तो देखो इसमें क्या होता है, अगर आप बहुत हाई रेसिस्टेंस लोगे या एक्यूरेसी के लिए बेसिकली इसमें ये देखा जाता है कि R1 R2 और R3 जो है वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए। ये होने चाहिए सेम ऑर्डर के, ऐसे नहीं कि एक को आपने 1 लिया है दूसरे को आपने 500 ले लिया है या उससे भी ज़्यादा, सेम ऑर्डर और रेंज में वो होने चाहिए। क्योंकि आप जब हाई रेसिस्टेंस यूज़ करोगे तो उस केस में मैं जो लार्ज वोल्टेज है दैट विल बी ड्रॉप ऑन अ वेरी स्मॉल लेंथ, और वहाँ पे मेजरमेंट में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो वहाँ पे आप एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं ले पाते, तो एरर वहाँ पे पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो बहुत हाई, अगर बहुत छोटी सी लेंथ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा तो एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस या एग्जैक्ट पोटेंशियल निकालना और कैलकुलेट करना, मेजर करना, लेंथ वहाँ पे एग्जैक्ट निकालना, वो इतना आसान नहीं है, ठीक है। इसलिए हमको इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। तो दोनों में, एक ने तो देखो सेम ऑर्डर में लिया है 5 और 10, ऑलमोस्ट सेम ऑर्डर का ही लिया है, तो इसका और इसका एरर सेम नहीं हो सकता। जो सेकंड वाला है जिसने हाई ऑर्डर का रेसिस्टेंस, उसमें एरर ज्यादा होंगे, तो इसलिए पहला तो ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग।
ठीक है, दूसरा पढ़ो, द एरर ऑफ मेजरमेंट डू डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी विद विच R1 R2 कैन बी मेजर्ड। ये से बोला कि एरर ऑफ मेजरमेंट जो है ना वो R2 और R1 की आप क्या वैल्यू लेते हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन में आ जाएगा तो आपके एरर बहुत ज़्यादा होगा, तो ये बिल्कुल सही है। तो डिपेंड करता है ये R1 और R2 की वैल्यू आप क्या ले रहे हो। ठीक है, अप्रोक्सीमेट ही आपको लेनी होती है, आसपास की वैल्यू ही लेनी होती है। ऐसा क्वेश्चन MCQ फर्स्ट में भी था। सी देखो, इफ द स्टूडेंट यूज लार्ज वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2, ठीक है, लार्ज वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, द करंट थ्रू द आर्म विल बी फीबल, मतलब बहुत कम करंट हो जाएगी। ठीक है, करंट बहुत वहां पे कम हो जाएगी। दिस विल मेक द डिटर्मिनेशन ऑफ नल पॉइंट एक्यूरेटली मोर डिफिकल्ट, तो आपके लिए वहां पे मेजरमेंट लेना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हमको इस चीज को अवॉइड करना है। ऑप्शन सी भी करेक्ट बोल रहा है। द व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ वेरी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट एंड हैज नो एरर ऑफ मेजरमेंट। नहीं भाई, इसमें एरर हो सकता है, ये रॉन्ग। ठीक है, बताए रीजन, ये रीजन इसके हो सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी और सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 3.11 में एक मीटर ब्रिज आपको दे रखा है, पॉइंट डी जो है वहां पे नल पॉइंट आपको मिला है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा कुछ ये सिस्टम यहाँ पे है। अब बोला मीटर ब्रिज कैन हैव नो अदर न्यूट्रल पॉइंट फॉर दिस सेट ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब इस आर और इस एस के लिए आपको यहाँ पर केवल ये डी ही एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे आपको नल पॉइंट मिलेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, अगर आप रेसिस्टेंस में चेंजेस करोगे तभी आपको चेंजेस यहाँ पे ऑब्जर्व होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है व्हेन द जॉकी, ठीक है, व्हेन द जॉकी कनेक्ट अ पॉइंट ऑन द मीटर विच इज लेफ्ट ऑफ डी। जो डी पॉइंट है ना बच्चों, इसके यहाँ पे जॉकी, ये जॉकी होती है ऐसे, ठीक है, जो जॉकी ऐसे, ये कनेक्शन के लिए इंस्टेंट कनेक्शन किसी पॉइंट पे। तो बोल रहे जॉकी को मैं यहाँ ना टच करके अगर यहाँ टच करूँ इसके लेफ्ट में, तो करंट फ्लो टू बी फ्रॉम द वायर। तो ये बोल रहा है कि करंट जो है इस वायर में, मतलब इसको ऐसे समझो कि ये गैल्वेमीटर हो गया और यहाँ कनेक्ट कर दिया आपने इसे, तो जो करंट है ना इसमें वो इस वायर से बी की तरफ जाएगा। तो इसको समझने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो हम लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों ये 10 वोल्ट मान लो, समझ लो एक बार, और ये 0 है, तो मतलब ये भी 10 पे होगा, ये भी इधर 0 पे होगा, और मान लो ये बीच में कहीं 5 वोल्ट, और यहाँ पे अगर डी पे टच करने पे इसमें 0 डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका मतलब ये भी यहाँ पे 5। इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 है तो इस वायर पे यहाँ पे कहीं पे 1 होगा, यहाँ पे कहीं 2 वोल्ट होगा, यहाँ पे कहीं 3 वोल्ट होगा, यहाँ पे कहीं 4 वोल्ट होगा, ये 5 हो गया, ये 6 वोल्ट हो गया, ये 7 वोल्ट हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, और वो 10 वहां पे है ही। अब तुम सब चीजों का आंसर दे सकते हो। देखो तुम अगर इस पे इसके लेफ्ट पे टच करोगे, तो सपोज करो आपने 6 पे टच किया, तो अब आप ये देखो, इसको ऐसे समझो, ये है और ये पॉइंट बी पे जा रहा है, तो बी तो फिक्स है 5 वोल्ट पे और आपने टच कर दिया 6 पे, तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, हाई वोल्टेज से लो वोल्ट ही तो करेगी। मतलब करंट फ्लो टू बी फ्रॉम वायर, ठीक है, बी फ्रॉम द वायर, मतलब बी से वायर से बी की तरफ करंट जाएगी, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब तुम सी का तो अपने से आंसर दे सकते हो भाई, क्या बोल रहा है, व्हेन द जॉकी कनेक्ट टू अ पॉइंट ऑन द मीटर वायर टू द राइट ऑफ डी, मतलब अब 5 पे नहीं, डी पे नहीं, इससे राइट में कर रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल 4 पे कर रहा होगा, तो भाई अब ये बी 5 पे है, ये जो पॉइंट है ये 4 वोल्ट पे जा रहा है, तो करंट किधर से किधर जाएगा, तो
करंट फ्लो फ्रॉम बी टू द वायर थ्रू द गैल्वेनोमीटर, करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हेन आर इज इंक्रीज्ड, ये बोल रहा है कि भाई इसको अगर मैं इंक्रीज कर दूं, ठीक है, ये जो रेसिस्टेंस है ना, ये रेसिस्टेंस ये वाला, इसको अगर हम इंक्रीज कर दें, द न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट टू द लेफ्ट। देखो भाई सीधी सी बात है, इसको अगर आप इंक्रीज करोगे इसको, तो अब ये रेसिस्टेंस पहले देखो 5 वोल्ट कंज्यूम कर रहे थे दोनों, तो अब ये 5 से कुछ ज्यादा करेगा, 6 वोल्ट करेगा, ठीक है। तो 6 वोल्ट करेगा, तो अब ये किधर की शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट ना होके राइट की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप 6 वोल्ट आएगा। तो कैसे आएगा, तो इधर तो आप 10 लोगे और इधर ये कहीं पे 4 के आसपास है, तो 10 माइनस 4 मतलब 6 वोल्ट। और सीधी सी बात है भाई, ये रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो ज्यादा वोल्ट कंज्यूम करेगा, ठीक है। पहले 5 कर रहा था, अब 6 कर रहा है, तो अब ज्यादा वोल्ट के लिए ये जो पॉइंट है डी, इसका न्यूट्रल पॉइंट, अब वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए ये बोल रहा है कि लेफ्ट की तरफ, इसलिए ये वाला रॉन्ग है, ठीक है। और कंफ्यूज हो रहा है तो मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो 6 वोल्ट मैंने क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप बोला है, मतलब वी ए माइनस वी बी, दैट इज 6 वोल्ट, ठीक है। अब ये डी जो है, इसको मेरे को नहीं पता नहीं कहाँ पे टच कर रहा है, जो भी है। तो अगर जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका मतलब वी ए माइनस वी डी, ये भी 6 वोल्ट होना चाहिए, तभी तो जीरो आएगा। अब ये तो 10 है, ये वी डी है और ये 6 है, तो वी डी देखो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 6 4 वोल्ट। मतलब कहाँ पे, अब इसका डी कहाँ पे हो जाएगा, यहां से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ये राइट की तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो इसके करेक्ट ऑप्शन है ए, बी एंड सी। ओके, तो ये अपना एमसीक्यू सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ पे।